Hello everyone, this is Om Prakash, Assistant Professor Psychology. Today we are going to discuss a very important topic which is alcohol and substance abuse. Now, why it needs to be discussed? Like more people have died due to addiction than due to all wars and use increasing in India, especially among the youth. हमें इस विषय पर चर्चा की जरूरत क्यों है? वह इसलिए क्योंकि नशे के कारण जितनी मौतें पूरे विश्व में हो रही हैं या हुई हैं उतना किसी लड़ाई में भी नहीं हुई। और भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो नशे की लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, विशेषकर युवा वर्ग में नशा काफी बढ़ रहा है। अब हम एक एक कर उनकी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे। Definitions. Substance abuse is consuming psychoactive substance, drug in amounts and methods which are harmful to themselves, their family and society. देखिए, सब्सटेंस अब्यूज मुख्य रूप से हम साइको एक्टिव सब्सटेंस के अब्यूज को कहते हैं, अर्थात जब व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाली जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनको इस मात्रा में लेने लगता है जो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए हानिकारक होता है और विशेषकर समाज के लिए हानिकारक होता है, तो उसे हम सब्सटेंस अब्यूज कहते हैं। जो व्यक्ति है, द पेशेंट हैज परसिस्टेंट अर्जेस टू कंज्यूम द ड्रग्स व्हिच इज क्रेविंग, अर्थात जो व्यक्ति है उसके अंदर उस नशीले पदार्थ को या मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाले पदार्थ को लेने की जो चाह है वो निरंतर बनी रहती है, इसे हम क्रेविंग कहते हैं। कीप्स ऑन कंज्यूमिंग इन स्पाइट हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी शारीरिक समस्याओं को समझने के बाद भी या होने के बाद भी व्यक्ति उसे हमेशा लेते रहता है। इग्नोर्स फैमिली एंड वर्क, वो पारिवारिक कार्यों को या उसकी जिम्मेदारियों को, घर और कार्य क्षेत्र में जो उसको जिम्मेदारियां मिली हैं उसको वो इग्नोर करता रहता है इस ड्रग को लेने की वजह से। इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ड्रग टू कीप द सेम इफेक्ट विच इज टॉलरेंस, लगातार ही उसके लेने की मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि उसे नित्य नए जो हाई है, उसकी हाई मीन्स उसे उस ड्रग को लेने के बाद जो मजा आ रहा है वो उस मजा को पाने के लिए हमेशा ड्रग के अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है। एंड हैज अ सीवियर विड्रॉल व्हेन द ड्रग इज स्टॉप्ड, और उसके अंदर बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब ड्रग को न लेने के बाद बहुत सारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण दिखने लगते हैं जो काफी कष्टकारक होते हैं। अब इन परिभाषाओं को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ड्रग यूज क्या है? टेकिंग ए साइकोएक्टिव सब्सटेंस फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और इन सोशल गैदरिंग लाइक मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाले जो पदार्थ हैं उनको, या मन को उत्तेजित करने वाले जो पदार्थ हैं उनको व्यक्ति बहुत सारे सामाजिक परिस्थितियों में लेना शुरू करता है या बाध्य होकर लेता है या सामाजिक परिस्थिति से विवश होकर लेता है, तो उसे हम ड्रग यूज कहते हैं।
जैसे शादी, व्यवहार, त्योहारों में शराब का पीना। ड्रग अब्यूज, ड्रग यूज दैट लीड्स टू प्रॉब्लम इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। जब ये ड्रग यूज बढ़ जाता है या पार्टियां बढ़ जाती हैं या दोस्तों के साथ एक बार लेने के बाद लगातार कई बार वो व्यक्ति लेना शुरू कर देता है और जिससे उसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उस पर खराब असर पड़ने लगे तो उसे हम ड्रग अब्यूज कहते हैं। Drug dependence, the worst stage of drug use. Most patients come for help during this phase. ये ड्रग यूज का यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं या मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाले नशीले पदार्थ यानी साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं उनको यूज करने का जो ये वर्स्ट स्टेज है, ये सबसे खराब स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का कंट्रोल इससे हटना शुरू हो जाता है या पूर्णतः व्यक्ति इससे अपना कंट्रोल खो चुका होता है और इसी वक्त व्यक्ति जो है वो मदद के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाता है। ड्रग डिपेंडेंस होता क्या है बेसिकली, जिसे हम एडिक्शन भी कहते हैं। सब्सटेंस मिसयूज व्हिच रिजल्ट्स इन clinically significant impairment or stress as evident by three or more of the following during a 12 period or 12-month period. सबसे पहले तो जो सब्सटेंस है यानी कि जो मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाले नशीले पदार्थ हैं या साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं उसको मिसयूज करना व्यक्ति शुरू कर देता है, उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है और जिसके कारण उसे बहुत सारे उसके कार्य के क्षेत्र में, उसके घरेलू वातावरण में, उसके अपने मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो तनावपूर्ण जिंदगी जीना शुरू कर देता है और इस प्रकार उसमें निम्नलिखित 3 से ज्यादा लक्षण होने चाहिए जो कि लगभग 12 महीने से बने हों। सबसे पहले टॉलरेंस है, विड्रॉल है। टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो ड्रग है उसको लेने के बाद या कम अमाउंट में लेने के बाद वो मजा नहीं आता उसे जो पहली बार लेकर आया था, इसलिए ड्रग को लेकर उसके अंदर टॉलरेंस बढ़ जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा उसको कंज्यूम करता है ताकि उसको मजा आ सके या उस लेवल का नशा आ सके जो पहली बार लेने से उसे आया था। विड्रॉल, अगर व्यक्ति नशा नहीं लेता है या नशीले पदार्थ को नहीं लेता है तो उसके बहुत सारे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षण उसके अंदर दिखने को मिलते हैं। परसिस्टेंट डिजायर यानी क्रेविंग, मतलब उसके अंदर हमेशा उस मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाली या मन को उत्तेजित करने वाली दवाओं को लेने की या उस सब्सटेंस को लेने की, साइकोएक्टिव सब्सटेंस को लेने की जो इच्छा है वो बनी रहती है। एक्सेसिव टाइम इन एक्टिविटीज नेसेसरी टू ऑब्टेन सब्सटेंस, और बहुत ज्यादा समय वो उसको पाने या उसकी तरफ जाने या उसके बारे में सोचने में लगाता है। लॉस ऑफ सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, उसके सामाजिक, उसके कार्य क्षेत्र और जो विभिन्न प्रकार के जो उसकी अभिरुचियां थी उसमें उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। और कंटिन्यूड यूज डिस्पाइट नॉलेज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट, और वो हमेशा उसको बनाए रखता है या उसको लेता रहता है या जानते हुए भी कि उससे उसको समस्या हो रही है। टाइप्स ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, ये विभिन्न प्रकार हैं जो मन को उत्तेजित करने वाली जो दवाएं हैं या मनोवैज्ञानिक रूप से जो दवा को मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाली दवाओं को की जो एक ये लिस्ट है, जैसे अल्कोहल, जैसे बियर, विस्की, रम, वोडका, और इसके विभिन्न प्रकार हैं। कैनाबिनॉइड्स में भांग, चरस, गांजा, सल्फा। ओपाइड्स में बुक्की, डोडे, स्मैक, हेरोइन, अफीम।
चिट्टा, sedatives और hypnotics, nitrazepam, alfrax, स्टिमुलेंट्स में की कैटेगरी में कोकेन आता है, एम्फेटामाइन आता है, पार्टी ड्रग्स और डिफरेंट पार्टी ड्रग्स आते हैं। हालुसिनोजेंस में एलएसडी यानी लाइसर्जिक एसिड डाइमेथाइल, टोबैको में सिगरेट, गुटखा, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स में पेट्रोल, एडिसिव्स, इंक इरेजर्स, नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट्स एक्सेट्रा। एपिडेमियोलॉजी की बात हम अगर करें तो अराउंड 10% ऑफ the adult population had substance abuse or dependence issue. 70% psychiatric comorbidity, with 80% begins before 18 years. Male-female ratio is 4:1. All classes but lower groups overrepresented. Polysubstance abuse is very common. 90% of opiate and alcohol abusers also use benzodiazepines. 10% किसी भी जनसंख्या का 10% जो युवा वर्ग है वो किसी न किसी रूप में सब्सटेंस को अब्यूज करते हैं या उन पे ये डिपेंडेंट रहते हैं। जितने भी पॉपुलेशन एक खास समय में सब्सटेंस अब्यूज कर रही होती है या जो सब्सटेंस डिपेंडेंस होता है जिनके अंदर, उनमें साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी भी होती है अराउंड 70% में। 80% लेने वालों की कुल जनसंख्या का 80% जो जनसंख्या है वो 18 साल या उससे पहले से ये ले रही होती है। मेल फीमेल रेशियो 4:1 का है, अर्थात 4 मेल और 1 फीमेल। ऑल क्लासेस बट लोअर ग्रुप्स ओवर रिप्रेजेंटेड। समाज के हर एक तबके में ये संभावना रहती है कि वो ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज या डिपेंडेंस के शिकार हो जाएं, बट लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा वाले लोगों में ज्यादा पाई जाती है, और पाई जाती है या उनको ज्यादा दिखाया जाता है। पॉलीसब्सटेंस अब्यूज कॉमन, मतलब बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तेजित करने वाले दवाएं हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस को एक साथ लेने का चलन ज्यादा पाया जाता है, खासकर जो ओपाइड्स लेते हैं और जो अल्कोहल लेते हैं उनमें बेंजोडाइनजीपाइन लेने की आदत ज्यादा देखी जाती है। What makes one an addict? Not due to one single factor, but combination of environmental, social and biological factor. वो क्या चीज है जो किसी व्यक्ति को एडिक्ट बनाता है? तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वातावरणीय कारक हैं, सामाजिक कारक हैं और जैविकीय कारक भी हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फैमिली इन्फ्लुएंस होता है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, पुअर पेरेंटिंग, मॉडलिंग ऑफ पेरेंट्स, फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फैमिली इन्फ्लुएंसेस में जो पारिवारिक कारण हैं उनमें सबसे पहले तो परिवार में पैसे की तंगी और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं और जिनकी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो काफी वास्ट हैं उनमें पाया जाता है। और जो पुअर पेरेंटिंग होती है, अर्थात बच्चों को पालने लालन पालन की जो प्रक्रिया है वो खराब हो, गड़बड़ हो, उसमें देखी जाती है मॉडलिंग ऑफ पेरेंट्स। कभी कभी परिवार में जो परिवार के मुखिया होते हैं या परिवार के जो माता पिता होते हैं वही अगर नशे का शिकार होते हैं तो बच्चे उसको देख कर सीख जाते हैं। फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, बहुत ज़्यादा मार पिटाई या लैंगिक रूप से बच्चों को अब्यूज करने के बाद भी बच्चे अक्सर स्ट्रोमा से बाहर निकलने के लिए साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का उपयोग करते हैं। शादीशुदा जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट होने पर भी इसकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।
सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ recreation, unemployment, peer influence, role models, etc. etc. बायोलॉजिकल फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर 4 times more chance in offspring of alcohol addict. ऐसा देखा गया है कि जो उन माता पिता के बच्चों में 4 गुना ज्यादा संभावनाएं होती हैं जिनके माता पिता शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे होते हैं. मेल्स में ज्यादा संभावना होती है फीमेल्स की तुलना में कि वो एडिक्ट हो जाएं. प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, मेंटल डिसऑर्डर्स स्पेशली डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स. अगर ऐसा भी देखा गया है कि जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी के मरीजों में भी अल्कोहल या दूसरे साइकोएक्टिव सब्सटेंस लेने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. डेवलपमेंटल फैक्टर्स like adolescents are more likely to become addicts due to the due to the developmental stage of the brain and increased risk of trying the drug due to curiosity. देखिए जो adolescent age है वो एक काफी खतरनाक एज होता है और जिसे एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है. और इस जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें बेसिकली इसके लेने की यानी साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लेने की संभावनाएं या प्रतिशत काफी अधिक देखी गई हैं. और ये समय ऐसा होता है जहां बच्चा आजमाना चाहता है चीजों को और बढ़कर उस चीजों को अनुभव करना चाहता है और ट्राई करना चाहता है और इस वजह से भी कभी कभी वो एडिक्शन का शिकार हो जाता है. Alcohol. For years, alcohol has been a part of social gatherings, celebrations, and rituals. Addiction to alcohol is more of a problem today than it has ever been in the past. Unlike a century ago, we are now more aware of the serious complications it can. देखिए शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है या साइकोएक्टिव सब्सटेंस है जो सामाजिक रूप से काफी एक्सेप्टेड है. लाइक कोई भी सामाजिक जमाव हो या कोई सेलिब्रेशन मनाना हो या कोई इनफैक्ट कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो उसमें शराब परोसा जाना एक काफी सामान्य सी बात है. और इस वजह से भी शराब ने काफी समस्याएं उत्पन्न की हैं जो और अभी शराब के सेवन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो काफी देखने को मिल रही हैं. Why do people drink alcohol? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग शराब क्यों पीते हैं. इसके कुछ सामान्य से उत्तर हैं जैसे टू रिलैक्स, टू स्लीप. बहुत लोग इसे रिलैक्स करने के लिए या अपने तनाव को दूर करने के लिए, एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए इसका सेवन करते हैं. टू स्लीप मतलब सोने के लिए, अच्छी नींद के लिए. टू रिमूव इनहिबिशंस, जो सामाजिक प्रतिबंध है या कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को स्वच्छंद महसूस करने के लिए इसको पीता है. पीयर प्रेशर यानी ग्रुप के इन्फ्लुएंस में व्यक्ति इसको पीता है. कंटेंट ऑफ अल्कोहल इन वेरियस ड्रिंक्स. बहुत सारे अल्कोहल के जो पेय पदार्थ हैं, अल्कोहल जिसमें रहता है उनमें उसकी मात्राओं को लेकर जो विवरण है वो इस प्रकार है. बियर में लगभग 3 to 11% अल्कोहल की मात्रा होती है. वाइन में 14 to 18%, रम में 35 to 45%, विस्की में 35 to 45%, ब्रांडी में 35 to 45%, जिन में 35 to 45%, वोडका में 35 to 45%, कंट्री लिक्वर में 10 to 40%, कफ सिरप में 8 to 20%,
अल्कोहल की मात्रा पाई। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर ICD-10 की क्लासिफिकेशन में जो अल्कोहल को रखा गया है वो F10 जिसे हम अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, F11 हार्मफुल यूज, F12 अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, F13 विड्रॉल स्टेट, F14 विड्रॉल स्टेट विद डेलिरियम, F15 साइकोटिक डिसऑर्डर्स, F16 amnesic syndrome, F17 residual and late onset psychotic disorder। ये सारे अल्कोहल और उसके कंजम्पशन से रिलेटेड जो सब कैटेगरीज हैं जो उससे उत्पन्न समस्याओं या उसके साथ उत्पन्न हुई समस्याओं को दर्शाते हैं। हार्मफुल यूज, अब्यूज क्या होता है? When an individual drinking is affecting his health but not affecting his occupation or social functioning। इसका मतलब यह हुआ कि जब व्यक्ति शराब पीता है, इंडिविजुअल्स ड्रिंकिंग इज अफेक्टिंग हिज हेल्थ, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बट नॉट अफेक्टिंग हिज ऑक्यूपेशनल एंड सोशल फंक्शनिंग, अर्थात उसके कार्य क्षेत्र में या सामाजिक जो उसकी जो पहचान है उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो उसे हार्मफुल यूज या अब्यूज कहते हैं। अल्कोहल डिपेंडेंस, तो अल्कोहल डिपेंडेंस सबसे पहले क्रेविंग की बात हम करें, एक स्ट्रांग नीड और अर्ज टू ड्रिंक, मतलब व्यक्ति के अंदर उसको पीने की, उसको कंज्यूम करने की एक बहुत ही तीव्र इच्छा या उसके अंदर अर्ज होती है कि मुझे शराब पीना ही है, जरूरत महसूस होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ ऑनसेट, लेवल ऑफ यूज और टर्मिनेशन, अर्थात वो कहाँ कैसे पीना शुरू करेगा, कितनी मात्रा में पिएगा और कब तक पिएगा, इसका कंट्रोल व्यक्ति का नहीं रहता और व्यक्ति कहीं भी कैसे भी कितना भी और लगातार पीता रहता है। फिजियोलॉजिकल विड्रॉल स्टेट, अर्थात जब वो एक बार जब शरीर के अंदर शराब चली जाती है और एक खास समय के बाद जब वो शरीर से बाहर निकलती है या उसका असर कम हो जाता है, तो उसके कुछ शारीरिक लक्षण जैसे उसका हाथों का कांपना वगैरह दिखना शुरू होता है, इसे फिजियोलॉजिकल विड्रॉल स्टेट कहते हैं। टॉलरेंस, द नीड टू ड्रिंक ग्रेटर अमाउंट ऑफ अल्कोहल टू गेट हाई, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, जिसमें होता यह है कि व्यक्ति उस नशे का जो मजा है वो उस मजे को पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है, यानी पहले के अनुपात में ज्यादा शराब पीने लगता है। प्रोग्रेसिव नेग्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्लेजर और इंटरेस्ट, अर्थात व्यक्ति दूसरी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या मनोरंजक कार्य हैं जिसमें पहले उसको मजा आता था, उसको वो इग्नोर करना शुरू करता है। परसिस्टिंग डिस्पाइट overt evidence of harm, वो इस पीने की आदत को बनाए रखता है यह समझते हुए या देखते हुए भी कि भाई इससे मुझे नुकसान हो रहा है। At least 3 of the above criteria should be there for some time in last 1 year, अर्थात कम से कम ये 3 जो ऊपर लिखे हुए या जो हमने अभी बात की उनमें से 3 ऐसे लक्षण जरूर व्यक्ति के अंदर दिखने चाहिए पिछले 1 वर्ष के अंदर, तो हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति जो है उसे अल्कोहल डिपेंडेंस हो गया है। विड्रॉल usually starts after 1 to 2 days of last drink. Tremors, agitation, easily started, nausea, vomiting, sweating, insomnia, misperceptions, hallucinations, epileptic seizure, delirium, tremors या tremens,
अब डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है? वास्ट कॉम्प्लिकेशन, 20% mortality is not treated. If not treated, marked confusion and generalized tremors of entire body. देखिए, विड्रॉल स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें व्यक्ति को जब नशीला पदार्थ नहीं मिलता है खास समय के बाद, और उसके शरीर में वो नशीले पदार्थ की जो मात्रा है उसकी कमी हो जाती है, तो और खासकर उसके पीने के 1-2 दिन बाद ऐसा होता है, जब उसे फिर से अगर शराब ना मिले तो उसके शरीर में कंपन होने लगती है, वो काफ़ी परेशान हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे वॉमिटिंग जैसी शिकायत होने लगती है, पसीना आता है, नींद नहीं आती है, कानों में इनफैक्ट आवाज़ आने लगती है, हॉल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, कभी कभी मिर्गी के जैसे दौरे भी पड़ते हैं जिसे हम और फिर व्यक्ति कंफ्यूजन के स्टेट में पहुंच जाता है, और कभी कभी तो विड्रॉल स्टेट इतना खतरनाक होता है कि व्यक्ति की उसमें जान भी जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो खासकर हाथ और पाँव के जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो सेंसरी सेल्स होते हैं उनमें नमनेस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मिर्गी के दौरे यानी एपिलेप्सिस देखे जाते हैं, सेरिब्रल डिजेनरेशंस होते हैं, अल्कोहलिक डेमेंशिया, मतलब शराब के कारण भूलने की समस्या भी उत्पन्न होती है, और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स यानी हृदय से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी शुरू हो जाती हैं, जैसे गैस्ट्रियाटिस है, पेप्टिक अल्सर है, फैटी इन्फ्ल्ट्रेशन है, हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, पैनक्रियाटिस है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो पेट से संबंधित चीजें उत्पन्न। अल्कोहल एंड द हार्ट। ठीक है, क्रोनिक हैवी अल्कोहल यूज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। बहुत ज्यादा लगातार लंबे समय तक शराब पीने की जो आदत है उसके कारण हार्ट डिजीजेस की जो रिस्क है वो काफी बढ़ जाती है, हृदय आघात होने की संभावना भी काफी बढ़ती है और हृदय संबंधी अन्य रोगों की संभावना बढ़ती है। Alcohol use can also worsen high blood pressure and diabetes, two risk factors of heart disease. Alcohol and sex, it increases the desire but takes away the performance. जहाँ तक सेक्सुअल इफिशिएंसी की बात हो करें या सेक्सुअल लाइफ की बात करें, तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर सेक्स करने की इच्छा तो बहुत होती है बट वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मिसलेनियस में एनीमिया, मायोपैथी, एपिसोडिक हाइपोग्लाइसीमिया, विटामिन डिफिशियंसीज होती हैं, हाइपरटेंशन होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होती है, कैंसर हो सकता है माउथ का या लीवर का। तो अल्कोहल के ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन। साइकियाट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में डिप्रेशन है यानी अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, डिलीरियम कंफ्यूजन के स्टेट में रहता है ना मिलने पे, और साइकोसिस यानी कि जो कि एक मनोवैज्ञानिक रोगों का एक काफी खराब स्थिति समझी जाती है जिसमें कि व्यक्ति को हॉल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स होने लगते हैं, और डेमेंशिया यानी भूलने से संबंधित समस्याएं भी व्यक्ति में देखी जाती है। व्हाट हैपेंस टू द फैमिली ऑफ सच केसेस? सच ए केस, जो भी शराब कंज्यूम करने वाले व्यक्ति या जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने उनकी जो मैरिटल लाइफ वो ठीक नहीं होती है, अपनी पत्नियों को पीटते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग होती है,
मैरिटल डिसहार्मनी होती है, इवन डिवोर्स होने की भी संभावना होती है। चिल्ड्रन लो इंटेलिजेंस, उनके बच्चे होते हैं, और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होने की भी संभावना ज़्यादा होती हैं। सामाजिक रूप से अगर देखें, यानी अल्कोहल एंड सोसाइटी की हम बात करें, तो 50% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो बिकॉज ऑफ अल्कोहल होते हैं, क्योंकि लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उनका कंट्रोल, बेसिकली जो साइकोमोटर जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, और जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स करते हैं। 50% ऑफ होमिसाइड्स, जो घरेलू हिंसाएं हैं और मारपीट है और नुकसान पहुंचाना है, वो शराब के कारण होता है, या लोग शराब पीकर करते हैं। 25% ऑफ ऑल सुसाइड्स, मतलब जितने भी प्रकार के जो सुसाइड्स होते हैं उनमें 25% जो हिस्सा है वो अल्कोहल का होता है। कैन ए प्रॉब्लम ड्रिंकर सिंपली कट डाउन? द आंसर इज नो। मतलब जो शराब पी रहे हैं और जिनको उनकी डिपेंडेंस हो गई है, क्या वो शराब को धीरे धीरे कम कर सकते हैं? नहीं, धीरे धीरे कुछ नहीं होता। अल्कोहलिक who try to cut down on drinking rarely succeed। वो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे कुछ कम कर पाए। cutting out alcohol, that is abstaining, is usually the best course of recovery। मतलब उसे completely बंद करना और न लेना ही एक उपाय है। मॉडल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी, तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट मोड्स हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, और दवाइयों के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यक्ति को उसे बाहर निकलने के लिए जो तैयार किया जाता है, और साइकोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं वो सिखाई जाती है। डी एडिक्शन, दिस phase should start immediately after detox and last for at least 1 year. Along with medication, psychotherapy plays a major role for best outcome. Now, ओपाइड्स, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण ड्रग है जिसके बारे में ये कहा गया है कि among the remedies which it has pleased Almighty God to give a man to relieve his sufferings, none is so universal and so efficacious as opium. What are opiates? देखिए, opiates are a class of drug that act primarily on the body's opioid receptors। हमारे मस्तिष्क में और हमारे बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में ओपाइड्स रिसेप्टर्स हैं, और ये एक ऐसा क्लास ऑफ ड्रग है ओपाइड्स जो प्राइमरली एक्ट करता है रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर। ओपाइड्स आर ऑफन रेफर टू एज नार्कोटिक्स, इसे हम नार्कोटिक भी कहते हैं। मोस्ट ओपाइड रिसेप्टर्स आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ओपाइड्स आर यूज्ड प्राइमरली फॉर देयर एनाल्जेसिक इफेक्ट बट आल्सो फॉर देयर कफ सप्रेसेंट प्रॉपर्टीज। देखिए, मुख्य रूप से ओपाइड्स जो है वो दर्द निवारक अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, और दूसरा कफ को सप्रेस करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। फॉर्म्स ऑफ ओपाइड्स लाइक डोडे, बुक्की, फ्रॉम स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ पॉपी। डोडे और बुक्की जो उसके तने हैं और उसके जो ब्रांचेस हैं उससे बनाई जाती है। ओपियम, अफीम जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ पॉपी प्लांट, यानी पॉपी प्लांट के जो फूल होते हैं उनसे ओपियम और अफीम बनाए जाते हैं। हीरोइन, स्मैक, डिराइव्ड फ्रॉम रिफाइनमेंट ऑफ ओपियम बाय केमिकल ट्रीटमेंट। कुछ केमिकल ट्रीटमेंट के बाद इसको बनाया जाता है ओपियम के सीड से या ओपियम पॉपी से। हीरोइन वॉज फर्स्ट मेड इन 1953 बाय बेयर एज ए पोटेंट पेन किलर। सबसे पहले बेयर महोदय ने 1953 में हीरोइन को बनाया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर के रूप में कार्य करता था। What do opiates do? Opiates may be taken orally, intravenous,
intranasal by sniffing, and even intermuscular. Some opiates cause euphoria, high and sleepiness, or if taken in large amount, unconsciousness that may progress to death. देखिए, इसे कई तरीके से लिया जा सकता है. इसे हम इंजेक्ट करते हैं, सीधे वेन में ले सकते हैं, नाक से स्निफ कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खींच सकते हैं, या सीधे मसल्स में भी ले सकते हैं. देखिए, ओपाइड बेसिकली यूफोरिया पैदा करता है, यानी कि हाई पैदा करता है, और स्लीपीनेस, एक 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 नींद जैसी उनींदी अवस्था को उत्पन्न करता है. इफ टेकन इन लार्ज अमाउंट, अगर हम इसको ज्यादा अमाउंट में ले लें तो इसमें अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, और व्यक्ति कभी कभी उस अनकॉन्शियसनेस से बाहर भी नहीं आता और मर जाता है. अदर साइड इफेक्ट्स में इंक्लूड एनाल्जेसिया, pupillary constriction, nausea, constipation, confusion, slow pulse, and slow breathing. Some opiates last a few hours and some more than a day. मतलब इसके जो different types हैं opiates के, वो किसी किसी का असर 1-2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे भी रहता है, और कुछ 1-2 दिन से भी ज्यादा रहता है. Withdrawals यानी peak 36 to 48 hours. Abdomen cramps, जब हम ओपाइड्स नहीं लेते, या फिर ओपाइड्स जो लेने की जो समय है वो काफी जब बढ़ जाता है, तो पेट में दर्द, या बहुत सारे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, लाइक नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, जमाई लेना, लूज मोशंस होना, शरीर में दर्द होना, और व्यक्ति इससे काफी विचलित सा व्यवहार करना शुरू कर देता है. मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट वही है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्लस काउंसलिंग. Cannabinoids is another kind of drug mainly abused. भांग, चरस, मारिजुआना, इसमें कि ये बहुत ही कॉमन है और फ्रीली अवेलेबल है रोड साइड्स पे, लाइक भांग और चरस और गांजा जिसे हम कहते हैं, वेरी चीप, बहुत ही सस्ता है, सोशली एक्सेप्टेबल इन सम कल्चरल ग्रुप्स, और causes psychological dependence only, detrimental to mental health, और ये मनोवैज्ञानिक रूप से, या मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इससे काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. वेरी common cause of schizophrenia like psychosis which is irreversible, और बहुत ही गंभीर मानसिक समस्याओं को उत्पन्न करने में यह सक्षम होता है, और जो भी ठीक भी नहीं होते हैं. Also causes depression, anxiety, insomnia. Tobacco, mostly जिसे हम इधर लोकल में खैनी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कहते हैं. Most commonly used drug in India, socially acceptable everywhere, most dangerous for physical health, and one of the most difficult to get rid of. Treatment है nicotine replacement therapy, bupropion और varenicline, और चिम्पेक्स कहते हैं, चैम्पेक्स बेसिकली इसको कहते हैं. Stimulants में cocaine, amphetamine, ecstasy, these are the common drug. Also known as party drug, cause intense euphoria, sense of well-being, increased energy, disinhibitions, etc. Abused mainly by high-class people, celebrities, and college-going students. And mainly because there's psychological dependence and can be used on and off. Benzodiazepines में Alprax, clonazepam, nitrazepam, lorazepam, highly addictive drug mainly abused by psychiatric patients, difficult to treat, treatment almost similar to the alcohol withdrawal treatment. Benzodiazepines is basically ये एक ऐसा ड्रग है जिसको हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग या एनालॉग्स इसे हम एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स कहते हैं, और ये हाईली एडिक्टिव हैं, और
जो साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शंस पे अवेलेबल होते हैं, और इसको वो पेशेंट ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं जो बेसिकली तनाव के पेशेंट्स होते हैं, और इसका इलाज करना काफ़ी कठिन होता है। Now, role of counseling plays most important role in patient's recovery. Starts with psychoeducation of family about the nature of disease, formation, rapport formation, motivational enhancement, relapse prevention. Relapse is rule. Referral to self-help group like Alcoholic Anonymous. Conclusion में अगर हम देखें तो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन इज अ क्रोनिक relapsing and remitting disorder causes severe physical, psychological, and social consequences. It is caused by a combination of biological, social, and environmental factors. There is no single magical cure and requires collective efforts of doctors and society for better outcome. Primary prevention is the best option and the most cost effective. Remember, addiction is a disease which is beyond the control of the patient, and it is not just a bad habit. देखिए, अगर निष्कर्ष के तौर पर समझने की कोशिश की जाए जो कि अल्कोहल यानी शराब या दूसरे जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं, वो का जो एडिक्शन है वो क्रोनिक होता है, यानी लंबे समय तक बना रहता है और बार बार व्यक्ति उसमें पड़ता है और बार बार वो समय के साथ व्यक्ति उसके चंगुल में फंस जाता है। इसके कारण बहुत सारे जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो दुष्प्रभाव हैं वो व्यक्ति के जीवन में पड़ते हैं, और इट कॉजेज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और इसकी लत जो है वो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वातावरणीय कारकों पर डिपेंड करता है, और इसका कोई एक जादुई उपाय नहीं है कि व्यक्ति इससे बाहर निकले, और ये काफी दुरूह कार्य होता है, और खुद पीने वाले व्यक्ति और उसे उसके इलाज में कार्यरत डॉक्टर्स, इवन समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, उन सब का सहयोग मिलने के बाद ही व्यक्ति इससे बाहर निकल पाता है। और प्राइमरी प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन एंड द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब शुरुआती दौर में इलाज जो है वो और उससे बचने की क्षमता विकसित करना ही सबसे अच्छा उपाय है, और इसमें खर्च भी कम पड़ता है। रिमेंबर, एडिक्शन इज अ डिजीज, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये एक डिजीज है, ये एक बीमारी है, और जो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है। ये सिर्फ एक बुरी आदत ही नहीं बल्कि व्यक्ति इसके चंगुल में फंस जाता है और वो बीमार होता है। धन्यवाद। थैंक यू।